कुएं पर भूतिया बच्चों का कब्जा। जबलपुर नाम का एक गांव था जो एक समय में काफी सुखद और समृद्ध था, मगर कुछ समय से पूरा गांव मानो आतंक और खौफ के साए में जीने को मजबूर था। उस गांव में एक कुआं था जो काफी सालों पहले बना था। पूरा गांव की औरतें वहीं से पानी भरकर घरेलू कामों को निपटाती थी। शरबती और गंगा नाम की दो औरतें कुएं पर खड़ी बातें कर रही थी। अरे गंगा, तेरी ये नाजुक कलाइयाँ किसी काम की नहीं। 10-15 लीटर की बाल्टी भी कुएं से खींच नहीं पा रही। अरे अब कितना जोर लगाऊं? एक तो कुआं इतना गहरा है, ऊपर से पानी से लबालब भरी बाल्टी को सरकने में समय तो लगेगा ही। अरे जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। अगर वो आ गई तो इसी कुएं पर हमारी ऊपर की टिकट कट जाएगी। सांझ का अंधेरा घेर आते ही सभी औरतें अपने गागर, बर्तन सब लेकर घर में घुसकर किवाड़ भेड़ लेती हैं। तकरीबन आधी रात कुएं से कुछ बच्चों के रोने की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ती है। तभी शरबती खिड़की से झांकते हुए कहती है, देखो वो आ गई। नादान औरत, ये क्या करामात कर रही हो? भले ही वो दिखने में दुधमुहे हैं, मगर हैं तो भूतिया बच्चे। अगर उन्हें हमारे जागने की भनक लग गई तो वो हमको नोच खाएंगे। ऐसा कहकर वो झटके से खिड़की बंद कर देते हैं। तभी कुएं के चारों ओर बैठे कुछ भूतिया बच्चे, जिनकी खूंखार आंख जानवरों से दांत थे। अरे भूख के मारे पेट के अंदर कबड्डी मची हुई, ये धूर्त गांव वाले बाहर क्यों नहीं आते? लगता है आज भी हम भूतों को शिकार नहीं मिलने वाला। ऐसा कहकर सारे भूतिया बच्चे कुएं में कूद पड़ते हैं। रात के आधे पहर बीतने पर गांव घनघोर आंधी तूफान से भर जाता है। खिड़कियों की खड़खड़ाहट से विपिन की आंख खुलती है। अरे ये अचानक मौसम का रुख कैसे बदल गया? लगता है वो फौरन दरवाजा खोलकर रस्सियों पर टंगे कपड़ों को झटपट उतारने लगता है। तभी उसे एक औरत कुएं में झांकती हुई दिखाई पड़ती है। बचाओ बचाओ, मेरा बच्चा कुएं में गिर गया है। अरे ओ बहन जी, कुएं पर क्यों खड़ी हो? भारी बरसात पड़ने वाली है, जल्दी से घर लौट जाओ। वो औरत लंबे हाथ बढ़ाकर विपिन को खींचकर कुएं के पास पटकते हुए एक भयानक चुड़ैल का अवतार धरकर बोलती है। तूने मुझ चुड़ैल को टोककर अपनी मौत को निमंत्रण दिया था। चुड़ैल उसका गला रेतकर भूतिया बच्चों के बीच फेंक देती है। भूतिया बच्चे एक साथ धावा बोलकर आदमखोरों की तरह उसका खून चूसकर वापस से कुएं में लौट जाते हैं। सवेरे पूरे गांव में रोना पीटना शुरू हो जाता है। अरे देखो लोगों का क्या हाल कर दिया है। उन हैवानों ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। हर दिन गुजरते दिनों के साथ लोगों की मौत का किस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद गांव में एक नई दंपत्ति रहने आते हैं। ये गांव काफी अजीब है। स्नेहा, शुरुआत में हिचक होती है, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। स्नेहा सारा सामान जगह पर लगाकर खाने की तैयारी में जुट जाती है। पानी की एक भी बूंद नहीं है। वो बर्तन लेकर कुएं पर चली जाती है, जहां गांव की औरतें उसे चेताते हुए कहती हैं, सुनो बहन, तुम्हें जितने जल की आवश्यकता है अभी भर लो, क्योंकि रात में कुएं पर आना मना है। पर ऐसा क्यों भला? अगर जान प्यारी है तो भूल से भी अपने कदम रात में यहाँ मत लेकर आना। उस रात सो चुकने के बाद भूतिया बच्चे छलावे भरी आवाज में रोना मचाते हैं, जिसके चलते स्नेहा की आंख खुल जाती है। अरे इतनी रात है, ये किसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं? आवाज का पीछा करते हुए उसके कदम कुएं पर आ जाते हैं। तभी भूतिया बच्चों की आवाज एकदम से शांत हो जाती है। आवाज तो यहीं से आ रही थी। लगता है किसी का बच्चा कुएं में गिर गया है। जैसे वो कुएं में झांकती है, तभी 3-4 भूतिया बच्चे पानी के बीचों बीच डुबकी लगाकर हंसने लगते हैं और स्नेहा को अंदर खींचकर फाड़ खाते हैं और पेट भरते ही उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसका मांस तो बड़ा ही लाजवाब और मजेदार था। मजा आ गया। छोटा बच्चा जानकर सभी हम भूतिया बच्चों का शिकार इस मौत के कुएं के पास चले आते हैं। सवेरे पूरा गांव कुएं के इर्द गिर्द जमा होकर बातें कर रहे थे। कुएं के बीचों बीच स्नेहा का शव बुरी अवस्था में तैर रहा होता है। स्नेहा, नहीं नहीं, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अरे कल कितना समझाया था इसे कि आधी रात कुएं पर ना आए। वही हुआ जिसका हमें डर था। क्या क्या मतलब है आप सबका? ये कुआं शापित है। कुछ सालों से इस कुएं पर कुछ भूतिया बच्चों का साया मंडरा रहा है। जो कोई भी उनके मोहजाल में फंस जाता है वो उसे अपनी चपेट में ले लेते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक दुखद घटना छिपी है। जबलपुर गांव का मुखिया था कामेश्वर। पूरे गांव पर उसी की रिवायत की धौंस जमी हुई थी। गांव 2 तबकों में बटा हुआ था, जहां अमीर वर्ग के लोग
बड़ी हवेलियों में ऐशो आराम से रहते थे, वहीं गांव के गरीब गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर थे। समय के साथ उन्होंने भी अपने आप को स्थिर कर लिया। गरीबी की शिकार रह गई तो सिर्फ मुंद्रिका, जिसके 3 बच्चे थे। उसका पति माइकल दिन भर शराब के नशे में चूर रहता था। माइकल, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकते। साले छोड़ मेरा पैर, वरना यही जमीन में गाड़ कर रख दूंगा। अब मेरा तुझसे मन भर गया है। चल। मुद्रिका के लाखों मिन्नतों के बावजूद भी माइकल उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लगता है मेरे भाग्य में कोई सुख की रेखा थी ही नहीं। मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकती। मैं अपने बच्चों की खातिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? उसके कुल 4 बच्चे थे, एक 6 माह का बेटा, एक 1.5 साल की बेटी और 2-3 वर्ष के अंतराल के बच्चे। वो उन्हें लेकर दर दर काम की खातिर भटकती है, लेकिन हर जगह उसके हाथ केवल निराशा लगती है। अंत में वो मुखिया के घर आती है। मुखिया जी, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपने नन्हे बच्चों का पेट पाल सकूं। क्रूर मुखिया ऐसा सुनकर गुस्से से भौएं चढ़ाकर बिगड़ते स्वर में कहता है, नीच बदजात औरत, मेरी दहलीज पर कदम रखने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? अब क्या यही दिन रह गए हैं मेरे कि तुझ जैसी नीची जात के हाथ का पानी पीऊं? अपनी इन नाली के कीड़ों को लेकर दफा हो जाए यहाँ से, समझी? मुद्रिका की अंतिम आशा भी टूटकर बिखर जाती है। मेरे पास मौत को गले लगाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। और अंत में वो अपने जीते जागते बच्चों को कुएं में फेंककर खुद भी कूदकर जिंदगी से हार मान लेती है। और तब से ये गांव उन भूतिया बच्चों के कहर से जूझ रहा है। सब कुछ उस मुखिया के चलते है। सभी के गुस्से का प्रकोप मुखिया पर टूट पड़ता है। वो मुखिया के संग कुएं पर आते हैं। तभी मौसम करवट लेता है और चुड़ैल कहती है, तेरे जादुई भाव के चलते मैंने अपने दूध मुहे बच्चों के खून से अपने हाथ रंग लिए। मुझे माफ कर दो मुद्रिका, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी। एक औरत होकर भले ही मैं तुझे माफ कर देती, पर एक माँ होने के कारण तुझे माफी नहीं मौत की सजा मिलेगी। मुद्रिका, उसके किए की सजा इसे कानून देगा। इसे तो मैं अपने ही हाथों से मारूंगी। चुड़ैल की आंखों में मानो खून उतर आता है और वो मुखिया की गर्दन उखाड़कर फेंक देती है, जिसे खाकर सभी भूतिया बच्चे अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर गांव वालों के कदम डर से पीछे की तरफ सरकने लगते हैं। डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आ जाओ बच्चों, अपनी माँ के पास आ जाओ। सभी भूतिया बच्चे घुटनों के बल चलकर चुड़ैल की गोद में समा जाते हैं और चुड़ैल कहती है, आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ, मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने भूतिया बच्चों के संग ओझल हो जाती है, जिसके बाद गांव के निवासी बेखौफ होकर कुएं से पानी भरने लगते हैं। चुड़ैल बस ड्राइवर और कंडक्टर। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। रात के अंधेरे में रोहित बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार करते हुए गाना गुनगुना रहा था कि तभी एक बस आकर बस स्टॉप पर रुकती है, जिसे औरत के वेश में चुड़ैल चला रही होती है और भूतिया कंडक्टर उसमें टिकट काट रहा होता है। तभी रोहित बस में चढ़ते हुए बोलता है, अरे ये बस इतनी खाली क्यों है भाई? इस बस में एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। चलो अच्छा ही है कि बस में भीड़ भाड़ नहीं है, अब मैं आराम से बैठकर जा सकता हूँ। जिसके बाद रोहित सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही रोहित बैठता है तभी वो बस एक पुरानी खंडहर बस में बदल जाती है, जिसकी सीटें जली हुई, खिड़कियां टूटी हुई थी। बस की हालत को देखकर रोहित बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। उसी वक्त कंडक्टर अपने भूतिया रूप में आकर बोलता है, इस बस में ये तुम्हारी आखिरी यात्रा है, क्योंकि आज के बाद फिर तुम कभी यात्रा करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। इतना बोलते ही भूतिया कंडक्टर रोहित का सिर धड़ से अलग कर देता है। तभी चुड़ैल ड्राइवर वहां पर आती है और वो दोनों मिलकर रोहित को कच्चा चबाकर खाने लगते हैं। मांस को खाते हुए चुड़ैल बोलती है, वाह, आज तो इस ताजे और लजीज मांस को खाकर मजा ही आ गया। हाँ सही कहा, इतने दिनों से हम बूढ़े पुरानों का मांस खाकर बोर हो गए थे। इस नौजवान का मांस वाकई में लाजवाब है। इसे खाकर तो दिल बाग बाग हो गया।
ऐसे ही एक शाम की बात है। उस शाम एक बूढ़ी औरत अपने पोते वीर के साथ बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी कि तभी वीर बोलता है, दादी माँ, और कब तक हमें यूं ही इस तरह बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार करना होगा? अब तो अंधेरा भी होने वाला है। अगर बस नहीं आई तो हमें घर पहुंचने में देर हो जाएगी। वीर बोल ही रहा था कि तभी हॉर्न बजाते हुए बस वहां पे आकर रुक जाती है, जिसके बाद वीर और उसकी दादी बस में चढ़ जाते हैं। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा वीर, मुझे इस बस का वास्तु कुछ सही नहीं लग रहा। चल हम नीचे उतर जाते हैं, किसी दूसरी बस से चले जाएंगे बेटा। आप बिना दादी किस जमाने की वास्तु शास्त्र को लेकर बैठ गईं? कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हमें घर जल्दी पहुंचना है तो हम इस बस से नहीं उतर सकते। अब आप शांति से बैठ जाइए। इसके बाद दोनों जैसे ही सीट पर बैठते हैं वैसे ही वो बस एक खंडहर बस में बदल जाती है, जिसके साथ ही महिला बस ड्राइवर और कंडक्टर चुड़ैल और भूत में बदल जाते हैं। उन दोनों को देखकर वीर और उसकी दादी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी अचानक से भूतिया कंडक्टर उसके पास आकर बोलता है, बताओ कहाँ की टिकट काटनी है तुम्हारी? इनसे क्या पूछ रहा है? मैं बताती हूँ तुझे। इनकी सीधा ऊपर की टिकट काट। मत मारो हमें, छोड़ दो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। छोड़ दो मेरे पोते को, मत मारो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन चुड़ैल बस ड्राइवर और भूतिया कंडक्टर को उन पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उन्हें मारकर खा जाते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, इस बुढ़िया ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया था, लेकिन भला हो इसके पोते का, जिसके मांस को खाकर हमारा मन हरा भरा हो गया। सच में इसने तो मेरा भी मन खुश कर दिया। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन तीन दोस्त आर्यन, श्रेया और दीप कार में बैठकर ऊटी के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन अचानक से जंगल में उनकी कार खराब हो जाती है और आर्यन बोलता है, ओह शिट, इस कार को भी इसी वक्त रात के अंधेरे में खराब होना था। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अब हम किसकी मदद लेंगे? आर्यन, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, कोई ना कोई तो यहाँ से जाएगा ही, हम उससे हेल्प ले लेंगे। तभी अचानक से दीप को सामने से बस आती हुई दिखती है। बस को देखकर दीप बोलता है, ओ श्रेया, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच हो गई। वो देखो सामने से बस आ रही है। तभी बस उनके सामने आकर रुक जाती है और वो तीनों कार को छोड़कर उस बस में चढ़ जाते हैं और सीट पर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही सब कुछ बदल जाता है। बस एक खंडहर बस में तब्दील हो जाती है और ये सब देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी कंडक्टर अपने भूतिया रूप में आकर उनसे बोलता है, कहाँ की टिकट काट दूं मैं तुम दोनों की? भूतिया कंडक्टर को देखकर वो तीनों चलती हुई बस से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी कंडक्टर दीप को पकड़कर मार देता है। उसी वक्त चुड़ैल ड्राइवर बस में ब्रेक लगाती है और उनके पास आकर आर्यन का गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठाकर बोलती है, मरोगे, सबके सब मरोगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दीप की मौत और चुड़ैल के हाथों में आर्यन को फंसा हुआ देखकर श्रेया बहुत डर जाती है और रोते हुए चुड़ैल से बोलती है, छोड़ दो आर्यन को, छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर क्यों तुम हमें मार रही हो? तुम इंसानों ने ही तो मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद, और अब तुम भी मरोगी। किन इंसानों ने? तुम किसकी बात कर रही हो? बताओ मुझे। तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। ये बात कुछ समय पहले की है। जंगल के रास्ते से एक बस गुजर रही थी जिसमें बहुत सारे यात्री सवार थे। उसी बस में अवंतिका और राजीव भी थे। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी और वो दोनों मुंबई घूमने जा रहे थे। तभी अवंतिका राजीव से बोलती है, पता ही नहीं चला हम दोनों कब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ बन गए और अब हम एक साथ घूमने भी जा रहे हैं। मुझे तो ये सब एक सपने के जैसा लग रहा है। ये सपना नहीं, हकीकत है माय लव। तभी अचानक से तीन डाकू उस बस को जबरदस्ती रुकवाकर उसमें चढ़ जाते हैं और शाका नाम का एक डाकू बोलता है, तुम लोगों के पास जितने भी जेवर जेवरात हैं और पैसे हैं वो सब निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। सभी इंसान डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सारे जेवरात और पैसे निकालकर डाकुओं को दे देते हैं। तभी शाका की नजर अवंतिका के गले में पड़े मंगलसूत्र पर पड़ती है और वो बोलता है, ए लड़की, तूने अपना यह मंगलसूत्र क्यों नहीं दिया?
चल ले जल्दी से अब। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। ये मेरी सुहाग की निशानी है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। इतना बोलते ही शाका चाकू अवंतिका के पेट में घोंप देता है। अवंतिका को मरता देख राजीव शाका पर हमला करता है, लेकिन शाका उसे भी चाकू घोंपकर मार देता है। जिसके बाद वो तीनों डाकू बस से उतरकर उस बस को धक्का देकर खाई में गिरा देते हैं। और तभी से हमारी आत्मा इस बस में कैद है और हम अपने साथ हुए अन्याय का बदला हर एक इंसान को मार कर ले रहे हैं। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम खुद ही सोचो, उस बस में तुम्हारे साथ और कितने मासूम भी तो मरे थे। उन्होंने तो बदले की भावना में आकर किसी भी इंसान को नहीं मारा। अब तुम ही बताओ कि तुम में और उन डाकुओं में क्या फर्क रह गया। श्रेया की बात सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और भूत बोलता है, तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब हम यहाँ किसी को नहीं मारेंगे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद चुड़ैल आर्यन को छोड़ देती है और श्रेया और आर्यन सही सलामत अपने घर लौट आते हैं। गांव के किनारे एक ऐसी बड़ी नदी थी जहां बहुत सारी अनेक प्रकार की मछलियां थी। साथ ही वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि उस गांव के नजदीकी शहर से लोग वहां आकर अक्सर बोटिंग किया करते थे। एक दिन पायल शहर से गांव में घूमने अपने 5 साल के बेटे के साथ आती है और उस नदी को देखकर कहती है, वाह, इस नदी के बारे में जितना सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह है ये। गोलू बेटा नदी में जाओगे मम्मा के साथ, बोटिंग करोगे? हाँ मम्मा, मैं तो नाव में बैठना है। पायल ये कहते ही नाविक से बोटिंग करने के लिए कहती है, जहां दोनों माँ बेटे नाव में बैठकर बोटिंग करने लगते हैं। वहां की मछलियों को अपनी नाव के आसपास मस्ती करते हुए देखते हैं। ये देखकर गोलू ताली बजाने लगता है। तभी पायल कहती है, बेटा अच्छा लगा आपको? मजा आ रहा है? देखो कितनी सारी फिश है, गोल्डन कलर की, और ये देखो छोटी सी मछली। हाँ मम्मा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों नदी की तरफ पानी में देख रहे थे। तभी उसमें से एक बेहद डरावनी चुड़ैल निकलकर आती है और दोनों को पकड़कर कहती है, अब तो गई और तेरा बच्चा भी गया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। हे भगवान, इतनी बड़ी चुड़ैल कहाँ से आ गई? कोई बचाओ मुझे और मेरे बच्चे को। भैया हमें बचाइए वरना ये हमें मार डालेगी। अरे मुझे तुम दोनों के चक्कर में नहीं फंसना। अरे मैं तो जा रहा हूँ, वरना ये चुड़ैल मुझे भी खा जाएगी। मम्मा, भूत, मम्मा। डर मत गोलू बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। नाव वाले भैया, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? पायल उस नाविक से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वो नाव वाला नाव से कूदकर उन्हें छोड़कर चला जाता है। तभी चुड़ैल दोनों को पकड़कर कहती है, वो डरपोक तो तुम दोनों को छोड़कर भाग गया। अब तुम दोनों का क्या होगा? मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो मैं यहाँ नहीं रहती, भगवान के लिए मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। क्यों हमें मारना चाहती हो? ऐसे कैसे छोड़ दूं? और वैसे भी जो भी इस नदी में आता है मैं उसे जिंदा मार देती हूँ। मैं न तुम पर रहम खाऊंगी और ना तुम्हारे छोटे से बच्चे पर। ये कहते ही चुड़ैल पायल और उस बच्चे को बेरहमी के साथ मार डालती है। आखिर क्यों चुड़ैल ने इन दोनों की जान ले ली? क्या चुड़ैल का पायल और उसके बच्चों से कोई नाता था या कुछ और बात थी? आखिर क्यों चुड़ैल नदी में आने वाले इंसान को मारा करती थी? जानने के लिए कहानी के पहलुओं को सुलझाते हैं। कुछ दिन बाद वहाँ एक कपल बोटिंग करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे थे और नदी के बीचों बीच उनकी नाव रुकी थी। जानू, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? अरे जान, तुम कहो तो तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊं, तुम कहो तो ये जग छोड़ दूं, तुम कहो तो हर किसी से मुंह मोड़ लो, बस तुम कहो तो। अरे वाह जानू, इतनी अच्छी शायरी मेरे लिए। अरे तुम लैला मजनू का हो गया हो तो अब मैं नाव आगे बढ़ाऊं? लो, अभी भी नहीं सुना इन्होंने। ये कहकर नाविक जैसे ही नाव आगे बढ़ाता है तो यकायक उस नदी में एक भयानक बवंडर आता है। तभी वो लैला मजनू, हमारा मतलब सुमन और प्रवीण, इस बवंडर से डर जाते हैं और कहते हैं, अरे ये रोमांटिक माहौल में तूफान कैसा? प्रवीण जल्दी से कुछ करो, ये बवंडर हमारी ओर आ रहा है। अरे ये कोई चूहा तो है नहीं जिसे मैं पकड़ लूं? अरे भागो यहाँ से, तुम देख क्या रहे हो? नाव आगे बढ़ाओ भैया। नाव वाला जब तक नाव आगे बढ़ाता, बवंडर तेजी से उनके पास आ चुका था, जिसके बाद उनकी नाव पलट गई थी और तीनों पानी में गिर गए थे। तभी उस बवंडर के बाद चुड़ैल आती है और हवा में उड़ते हुए कहती है, इतना डर क्यों रहे हो? नदी में मस्ती करनी ही तो आए थे, आज के बाद कभी मस्ती करने लायक नहीं रहोगे।
बचाओ बचाओ, कोई हमें चुड़ैल से बचाओ। प्रवीण मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। अरे अरे ओ पागल औरत, या मैं खुद को तो बचा नहीं पा रहा, तुझे कैसे बचाऊं? वेल डन, बहुत बढ़िया। तुम तो मेरे बिना मारे ही मर जाओगे, क्योंकि तैरना तो आता नहीं। नाव वाला स्मार्ट था जो तैर कर निकल गया, और तुम शहर के छपरी लोग ची 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 ची। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को भी जान से मार डालती है। ऐसे जो भी उस नदी में आता, चुड़ैल उन सबको बेरहमी से मार डालती। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा अपने स्कूल के बच्चों को उस नदी के किनारे पिकनिक पर लाई थी। बच्चों, तुम सबने कभी गांव में मस्ती नहीं की, इसलिए आज मैं तुम्हें पिकनिक पर लाई हूँ। सबसे पहले हम नाव में बोटिंग करेंगे। ये अब तो मजा आएगा। और ये यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है। कुछ देर बाद प्रेरणा अपने सभी बच्चों को लेकर नाव में बैठ जाती है, जिसके बाद नाविक उन्हें नाव में घुमाता है। बच्चे वहाँ का मौसम और मछलियों का बार बार उनके सामने आकर वापस नदी में डुबकी मारना देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बच्चों, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है? हाँ मैम, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, स्कूल से भी ज्यादा। सभी मस्ती कर रहे थे, तभी अचानक से उनकी नाव पानी में हिलने लगती है। फिर तेजी से उनकी तरफ एक बवंडर आता है। ये देखकर प्रेरणा कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? बच्चों अच्छे से नाव पकड़ लो, डरना मत। भैया ये क्या हो रहा है? अरे लगता है फिर से वो चुड़ैल आ रही है। अरे जल्दी से नाव भगाता हूँ। नाविक नाव को जल्दी बढ़ाता है। इतने में चुड़ैल आकर उनकी नाव रोक लेती है और कहती है, ये बच्चे फिर से मेरी नजरों के सामने आ गए। अब तो इन्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी इन सबको। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर इन छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है जो तुम इन्हें मारना चाहती हो? जाने दो हमें यहाँ से। नहीं छोड़ूंगी किसी को, सब मरोगे। देखो ऐसे मत करो, एक बार इन मासूम बच्चों की आंखों में देखो। क्या तुम अभी इन्हें मारना चाहोगी? प्रेरणा की बातें सुनकर चुड़ैल बच्चों की आंखों में देखती है, जिसके बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अपने बदले के चक्कर में मैं अंधी हो गई थी, जो लोगों को मारती गई। क्या तुम मुझसे अपना दर्द बांटना चाहोगी? हाँ, 1 साल पहले की बात है। मैं इस नदी पर अक्सर मछलियाँ पकड़ने आती थी। एक दिन 4 बच्चे इस नदी के किनारे खेल रहे थे। मैंने उन्हें देखा तो कहा, ये क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, ये नदी बहुत गहरी है, खतरा है यहाँ। आप हमें ऐसे भगा नहीं सकती। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आ रही? ये बोलकर गोपी बच्चों को डंडे से डराकर भगा देती है, जिसके बाद बच्चों को बहुत बुरा लगता है। आंटी ने हमें कैसे डंडे से भगाया? अब तो हमें इनसे बदला लेना ही होगा, पर कैसे? शाम को जब ये आंटी मछलियाँ पकड़ने जाएंगी तो इनकी नाव में हम छेद कर देंगे, तब इन्हें पता चलेगा। ये कहते ही बच्चे बिल्कुल वैसा करते हैं, जिसके बाद गोपी नाव में नदी के बीचों बीच जाती है। तभी कुछ देर बाद उसकी नाव में पानी भरने लगता है, जिस वजह से उसकी नाव डूब जाती है और न तैरने की वजह से गोपी की मौत वहीं हो जाती है। मरने के बाद मैंने उन बच्चों को बहुत परेशान किया और बदले के चक्कर में फिर मैं नदी में आने वाले हर इंसान को मारने लगती, पर अब मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है। अच्छा हुआ जो तुमने मेरी आंखें खोल दी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये काफी है। हाँ, अब मुझे चलना होगा, मैं फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है, जिसके बाद बच्चे अपनी पिकनिक मनाते हैं। पलवल के एक छोटे से गांव में एक रोहित नाम का लड़का अपनी माँ मंजू के साथ रहता था। मंजू अपने बेटे रोहित के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी, जिससे कि वो अपने घर में एक संस्कारी और सुशील बहू ला सके, जो उसका घर भी संभाले और उसके बेटे को भी। कुछ ही दिनों में मंजू को एक शिवांगी नाम की लड़की का रिश्ता अपने बेटे रोहित के लिए मिल जाता है। जब मंजू शिवांगी को देखती है तो वो उसकी सुंदरता की वजह से रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों में मंजू शिवांगी की शादी अपने बेटे रोहित से करके उसे अपने घर ले आती है। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद रोहित बिजनेस की वजह से मुंबई निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शिवांगी अपनी सास की बहुत सेवा करती है। ये सब देख मंजू बहुत खुश हो जाती है और शिवांगी से कहती है, अरे बहू, तू तो बहुत ही संस्कारी निकली। अरे तेरी जैसी बहू पाने के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं। वैसे मेरे पास भी तेरे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी है माँ जी? आज रात की फ्लाइट से रोहित मुंबई से वापस आ रहा है। मंजू के ये कहते ही शिवांगी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मंजू शिवांगी से कहती है, अरे जा जा और जाकर तैयारी कर ले मेरे बेटे के आने की। और सुन, हाँ,
मैंने अपनी अलमारी से तेरे लिए एक नई साड़ी निकाल कर रखी है, उसे पहन लियो। मेरा बेटा तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर शिवांगी तैयार होने के लिए चली जाती है। शाम होते होते जैसे ही रोहित घर पर आता है, वो शिवांगी को देखकर बहुत खुश होता है और समय से ही सब लोग खाना पीना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जिसके बाद रोहित शिवांगी से उस दिन पूरी रात बात करता है। अगले दिन शिवांगी देर से सोकर उठती है, लेकिन मंजू इस बात को नजरअंदाज कर देती है और खुद ही धीरे धीरे घर के काम करने लगती है। जैसे ही सुबह के 11 बजते हैं, शिवांगी उठकर नीचे आती है, जिसे देखकर मंजू कहती है, क्या हुआ बहू रानी, पूरी रात सोए नहीं क्या? हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। रोहित के आने के बाद से शिवांगी हर रोज सुबह देर से उठने लगती है। वहीं दूसरी तरफ घर में कामों में भी ढील छोड़ देती है। यह सब देखकर मंजू को अच्छा नहीं लगता और वो एक दिन रोहित से कहती है, अरे बेटा शिवांगी, आजकल कुछ ज्यादा ही देर से उठने लगी है। ऊपर से घर के कामों में भी ढील छोड़ रही है। आधे से ज्यादा काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। तूने कुछ हद से ज्यादा ही ढील छोड़ दी है उसे। लगाम को समय से कस लो, नहीं तो आगे जाकर पछताओगे। अरे माँ, आप कैसी बात कर रही हो? वो मेरी पत्नी है, कोई घोड़ी नहीं जो मैं उसे लगाम लगाऊं। अरे 4 दिन आए हुए नहीं हुए हैं तुझे, और तू तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। अरे कुछ तो शर्म कर। मंजू रोहित को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित उसकी बातों को नजरअंदाज करता हुआ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंजू भी अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मंजू रोहित के पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटा, मेरे दांतों में कोई परेशानी आ गई है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने दांत डॉक्टर को दिखाऊं। जरा मुझे 10,000 रुपए दे दे। मंजू को पैसे मांगते हुए शिवांगी देख लेती है, जिसके बाद शिवांगी रोहित को घूर घूर कर देखने लगती है। वहीं रोहित भी शिवांगी की तरफ देख रहा होता है। तभी रोहित कहता है, माँ, दरअसल मेरे पास पैसे थे तो सही, लेकिन खर्च हो गए हैं। घर में इतना खर्चा है कि पैसे बचते ही नहीं। समझ गई, सब कुछ समझ गई बेटा। मैं जानती हूँ ये सब तेरी जोरू की वजह से हो रहा है, क्योंकि तू तो अपनी जोरू का गुलाम हो रहा है। तू तो अब उसी की बात मानेगा, है ना? ये कहकर मंजू वहां से गुस्से में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शाम को शिवांगी घर में खाना नहीं बनाती और मंजू के पास जाकर कहती है, माँ जी, दरअसल मैं और रोहित जी आज बाहर खाना खाने जा रहे हैं, इसलिए आप अपना और पिताजी का खाना बना लीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो महारानी हो ना, जाओ और घूमो। मंजू की बात शिवांगी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो रोहित को जाकर 1 की 4 लगा देती है। जिसके बाद रोहित मंजू के पास आता है और उससे खूब सुनाता है। जिसके बाद वो शिवांगी के साथ बाहर खाना खाने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंजू अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कितना अच्छा था मेरा बेटा, जो हमेशा हमारी बात मानता था और कमा कर हमें दिया करता था। जब से इसकी शादी हुई है, इसके तो बिल्कुल रंग ढंग ही बदल गए हैं। उसी दिन देर रात के समय शिवांगी और रोहित बाहर से वापस घर आते हैं। जिसके बाद वो सीधा अपने कमरे में जाते हैं। तभी शिवांगी रोहित से कहती है, अजी, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दीजिए। शिवांगी के इतना कहते ही रोहित शिवांगी के पैर दबाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी हुई मंजू और राकेश ये सब देख लेते हैं। जिसके बाद राकेश अपने माथे पर हाथ धर लेता है और मंजू अपने बेटे को जोरू का गुलाम बनते हुए देख रोने लगती है। जिसके बाद वो दोनों चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। अरे भगवान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा इतना अच्छा बेटा एकदम से नालायक बन जाएगा। अब तो हमारा बेटा हमारे हाथों से निकल गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पूरी रात मंजू और राकेश एक दूसरे से बात करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मंजू और राकेश नाश्ते की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां रोहित पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपनी माँ मंजू से कहता है, अरे वाह माँ, आप इतनी सुबह उठ गई। वैसे क्या बनाया आज नाश्ते में? बेटा, तेरी पसंद की सभी चीजें बनाई, खा लेना और अपनी जोरू को भी खिला देना।
मंजू को रोता हुआ देख रोहित उनके रोने की वजह पूछता है, जिसके बाद मंजू रोहित से कहती है, बेटा, जब से तुहार जोरू इस घर में आई है, तुमने हमारे ऊपर ध्यान ही देना बंद कर दिया है। कई दिनों से दवाई तक नहीं लाए हो। एक दिन था जब तुम नौकरी से आते ही सबसे पहले हमारे हालचाल लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई है ही नहीं। इसीलिए हमने मिलकर फैसला किया है कि हम दोनों वृद्धा आश्रम में जाकर रहना शुरू करेंगे। हाँ बेटा, अब तुम अपनी जोरू के साथ आराम से इस घर के अंदर हो। वैसे भी तुम बड़े हो गए हो और हमें तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। अपने माता पिता की ये बातें सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी माँ के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने शिवांगी के आने के बाद से आप लोगों के ऊपर ध्यान ही देना बंद कर दिया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। मैं आप दोनों के बिना नहीं जी सकता। तभी वहां शिवांगी आती है और मंजू राकेश को जाते हुए देख रोहित से कहती है, अजी, क्यों रोक रहे हो आप इन्हें? जाने दो ना। वैसे भी अब हमें अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि अब हम दोनों भी अपना परिवार बनाएंगे। शिवांगी के ऐसा कहते ही रोहित उसके मुंह पर एक जोर थप्पड़ मारता है और उससे कहता, कितनी बेशर्म औरत हो तुम, हाँ? जरा सी भी शर्म नहीं आई? अगर मेरे माँ बाप के अलावा यहाँ तुम्हारे माता पिता खड़े होते तो क्या तब भी तुम ऐसे ही बोलती? अरे शर्म करो, एक औरत होकर तुम्हें बड़ों का लिहाज करना नहीं आता। अगर तुम्हें मेरे माता पिता से दिक्कत है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता। रोहित का एक थप्पड़ खाते ही शिवांगी को अकल आ जाती है और वो तीनों से हाथ जोड़ते हुए माफी मांगती है, जिसके बाद मंजू और राकेश उन दोनों को माफ कर देते हैं और दोबारा से एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेट्रो की दीवानी चुड़ैल। दिल्ली में दीपक अपने कॉलेज के लिए मेट्रो पहुंच जाता है। हेडफोन लगाए वो टिकट काउंटर पर जाकर कहता है, एक पटेल नगर का टोकन देना। ये लीजिए। दीपक काउंटर से टोकन लेकर गुनगुनाते हुए ऊपर की मेट्रो ट्रेन की ओर पहुंचता है। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओह, ये मेट्रो कब आएगी? 8 मिनट है अभी तो। दीपक की तरह काफी लोग मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो का वेट कर रहे थे। तभी मेट्रो आ जाती है। मेट्रो के दरवाजे खुलते हैं जैसे ही कुछ लोग चढ़ते हैं। फिर दीपक पैर रखने वाला था कि दरवाजा झटके से बंद हो जाता है और मेट्रो तेज रफ्तार से चली जाती है। मेट्रो पर खड़े कुछ पैसेंजर असमंजस में होते हैं और गुस्से से टिकट काउंटर पर जाकर बोलते हैं, साथ ही दीपक भी। अरे ये कैसा सिस्टम है आप लोगों का? ना तो मेट्रो टाइम पर आती है, ऊपर से मेट्रो अभी तो अचानक से सारे दरवाजे बंद हो गए। अगर कहीं किसी को लग जाती तो इसका हर्जाना आप तो भरेंगे नहीं। और क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी मेरे पैर में लग जाती तो मेरा तो पैर कट जाता, जिंदगी भर के लिए घर बैठ जाता। दूसरी बात, हम अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। देखिए, हमें दुख है, आपके साथ जो हुआ उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। कृपया अगली मेट्रो ट्रेन 10:05 पर आएगी, तब तक के लिए आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, पर आगे से आप इन चीजों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर दीपक और सभी पैसेंजर्स वापस मेट्रो की ओर जाते हैं। कुछ देर में मेट्रो फिर से आती है। तभी सारे पैसेंजर्स उसमें चढ़ते हैं और फिर से मेट्रो के अंदर बैठी चुड़ैल जोर से दरवाजे को बंद कर देती है और हंसकर कहती है, मजा आया ना तुम लोगों को? मुझे तो बहुत मजा आया है तुम्हारे साथ ऐसे खेलने में और इन दरवाजों को तो बंद करने में। अब देखो क्या करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल हाथों से जादू करती है और मेट्रो की सारी लाइटें जलने बुझने लगती हैं। ये सब देखकर मेट्रो के लोग डरने लगते हैं और कहते हैं, अरे अब ये क्या अचानक से होने लग गया? ये मेट्रो वाले भी ना, पता नहीं कैसा सिस्टम है इन लोगों का। अरे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या पता लाइट में कोई फॉल्ट आ रहा हो। हाँ, हो सकता है। तभी मेट्रो में आंधी चलने लगती है। लोग इधर से उधर गिरने लगते हैं और फिर उठते हैं। तभी मेट्रो तेज रफ्तार से भागती है, जिससे लोगों को डर लगने लगता है और आसपास की सीट पकड़कर कहते हैं, अरे ये मेट्रो इतनी तेज रफ्तार से कैसे हो गई? अरे पागल है क्या ऑफिसर जो ऐसे मेट्रो चला रहा है? अब आया मजा इनको तड़पता हुआ देखकर मुझे। मम्मा
मम्मा, मेट्रो ट्रेन इतनी तेज क्यों भाग रही है मम्मा? डरो मत, मुझे पकड़ लो। पता नहीं आज ही मेट्रो कैसे चल रही है सुबह से। इन मेट्रो वाले लोगों की अथॉरिटी से कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी, बहुत हो गया इनका। ऐसे तो किसी की जान चली जाएगी। तभी मेट्रो अचानक से अंडरग्राउंड में रुक जाती है। वहाँ की लाइट फिर से जलनी बुझने लगती है और हंसते हुए चुड़ैल आती है। साथ ही मेट्रो की एक स्टाफ भी आता है। आप सब डरिए मत, आप बिल्कुल सेफ हैं। अभी थोड़ी देर में मेट्रो ठीक हो जाएगी। मेट्रो ठीक नहीं होगी क्योंकि तुम सब लोग इससे आगे तो जा नहीं पाओगे। एक एक करके मैं तुम सबको मार डालूंगी। चुड़ैल, भला ये यहाँ कैसे हो सकता है? ओ माय गॉड, चुड़ैल, अब क्या होगा मेरा? आलतू जलालतू आई बला को ठालतू, आलतू जलालतू आई बला को ठालतू, जजंतरम ममंतरम, जजंतरम ममंतरम। तेरे इन आलतू जलालतू फालतू मंत्रों से कुछ नहीं होगा। अब तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमें मारना चाहती हो? बस मुझे मारना है, मारना है, मारना है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से चुड़ैल सभी लोगों को मार डालती है, जिसके बाद वो सारे लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे ही मेट्रो में जो भी आता चुड़ैल उसे मार डालती। कभी किसी को दरवाजे के बीच फंसा देती, तो कभी एक्सीलेटर पर, तो कभी उसने चलती मेट्रो के आगे सफाई कर्मचारी को धक्का दे देती है। इन सब घटनाओं को देखकर सुनकर चंचल नाम की लड़की कहती है, आखिर इस तरह से लोगों को मारकर तुम्हें क्या हासिल होता है? मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ इसकी कोई वजह है, बिना मकसद के तो कोई कुछ नहीं करता। जरूर तुम भी शायद किसी चीज का बदला ले रही हो। बोलो, ले रही हो? हाँ, ले रही हूँ मैं बदला। 6 महीने पहले मेरे पति मुझे मेरे गांव से यहाँ लेकर आए क्योंकि मैंने उनसे यहाँ आने की जिद की थी। दरअसल मैं सिकंदरपुरी के गांव में रहती थी। बचपन से ही वहीं पली बड़ी थी, इसलिए देहाती थी। गांव में 8वीं तक पढ़ाई के बाद कम उम्र में एक शहर के लड़के सोहन से शादी कर दी गई। 1 साल वह मेरे साथ वहीं रहे, लेकिन अगले साल वो मुझे गांव में छोड़कर शहर नौकरी करने चले गए। कभी कभी आया करते थे तो मेट्रो की बात किया करते थे। धीरे धीरे मेरे मन में मेट्रो में जाने की ख्वाहिश जगी। मेट्रो में ऐसी चिड़िया होती है, मेट्रो में ठंडक होती है, उसके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। मन ही मन मैं मेट्रो की दीवानी बन गई थी। इस बार जब वो शहर आए तो एक दिन मैंने उनसे कहा, सोहन, इस बार मैं आपके साथ दिल्ली जाना चाहती हूँ। मेट्रो में बैठकर घूमना चाहती हूँ, प्लीज मुझे ले चलिए। क्या बोला तुमने? जरा फिर से एक बार बोलना। तुमने अपनी शक्ल देखी? अपने कपड़े पहनने का तरीका देखा है? बिल्कुल ही अजीब है। ऐसे मैं तुम्हें कैसे दिल्ली अपने साथ लेकर जाऊं? कहीं मेरे बॉस ने तुम्हें देख लिया तो वो बोलेंगे कि कैसी बीवी से शादी कर ली है मैंने। देखिए, आप ऐसे मत बोलिए। आप कहो तो मैं शहर के हिसाब से खुद को ढाल कर चलूंगी। आपको अपने बॉस या किसी और के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। प्लीज मुझे ले चलिए, मुझे मेट्रो में जाना है। सोहन, बहू इतना कह रही है तो ले जा, 2-4 दिन घुमा के यहीं छोड़ दियो। ठीक है माँ, मैं कल ही इसे अपने साथ ले जाऊंगा। सोहन अगले दिन उसे दिल्ली ले जाता है। साथ ही उसे थोड़े वेस्टर्न कपड़े दिला देता है, जिसके बाद वो उसे मेट्रो में ले आता है। तो उसे एक्सीलेटर पर पाँव रखना नहीं आता तो सोहन को पकड़ लेती है, जिससे आसपास के लोग हंसने लगते हैं। अरे इसे तो एक्सीलेटर यूज करना भी नहीं आता। पता नहीं कैसे कैसे लोग मेट्रो में आ जाते हैं। देख लिया, तुम्हारी वजह से कितना एम्बैरेसिंग हो रहा है मेरे लिए। ठीक से खड़ी रहो ना। जी खड़ी हूँ। इस तरह दोनों मेट्रो की ओर आ जाते हैं और जैसे ही मेट्रो आती है, पारो उसमें जैसे ही चढ़ती है, मेट्रो के दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं, जिसमें वह फंसकर मर जाती है। सोहन भी पारो से बेफिक्र होकर दिल्ली में रहने लगता है। उसकी आत्मा भटकने लगती है। इसलिए मैं मार डालूंगी सबको। जैसे मेरी मौत हुई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मारना चाहती हूँ सबको। मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई मेट्रो में जीने की। मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। तुम मासूम थी ना, इस ट्रेन में आई यहाँ की चीजें नहीं जानती थी और मर गई। तुम्हारी तरह बाकी लोग भी मासूम हैं, जिन्हें तुम बेवजह मार रही हो। उनके परिवार के बारे में तो सोचो। आखिर तुम्हें लोगों को मारकर क्या मिला? तुमने सही कहा, मुझे हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। चुड़ैल की बात सुनकर उसका पति उसके सामने आ जाता है, क्योंकि वह उसी मेट्रो में सफर कर रहा था। तभी उससे माफी मांगते हुए कहता है, पारो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे कुछ पता ही नहीं था और आपने जो मेरे साथ किया उसके लिए
मैंने आपको कब का माफ कर दिया, अब आप खुश रहना। ये बोलते ही चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है।